हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसमें ऑस्टेड ने एक सर्किट कंप्लीट की थी और सर्किट में से जब कंडक्टिंग वायर में से जब करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ये ऑब्जर्व हुआ था और ये प्रूव भी हो चुका है, राइट। तो जैसे कि अगर हमारे पास मान लीजिए कि एक सर्किट है, राइट, और यहाँ पर मेरे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टिंग वायर है और उसको मैंने बैटरी के 2 टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया, राइट। अब यहाँ से जब कभी भी करंट फ्लो होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर इसके अराउंड मतलब कि ये सर्कुलर लाइन में हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, राइट। तो अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन अगर फाइंड करनी हो तो हमें अपना थंब करंट की डायरेक्शन में रखकर हमारी जो फिंगर से जो भी डायरेक्शन में जा रही है वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन हमारी तरफ डाउन साइड होगी, बट हमारे ऑपोजिट साइड मतलब कि पीछे साइड वो ऊपर की तरफ होगी, मतलब कि यहाँ पर ऊपर की तरफ होगी पीछे की साइड। तो मेनली ऑस्टेड ने ये ऑब्ज़र्व किया, इससे हमें ये पता चलता है कि जब कभी भी कोई चार्जेस मोशन में हो तब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, राइट। तो ये चीज़ अभी हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक छोटा सा दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट ध्यान में रखा है। उसमें हमने एक स्ट्रेट जो कि जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है वैसा एक तार लिया है, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो तार है वो दिया गया है। एक्चुअली तार का जो साइड एंगल हमें साइड व्यू दिया गया है तो इसीलिए ये एज ए डॉट लगेगा हमें, राइट। बट इस तार में से अभी करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा पहले तो उसको पता कैसे लगाए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ डिस्टेंस पे मैग्नेटिक नीडल्स रख दिए। तो मैग्नेटिक नीडल्स पहले तो ऐसे रैंडम पोजीशन पे रखी थी, बट जैसे ही करंट फ्लो होता है वैसे ही ये मैग्नेटिक नीडल्स अलाइन हो जाती है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करती है और यहाँ पर सारी नीडल्स का डिफ्लेक्शन हो जाता है उस हिसाब से, राइट। तो जब कभी भी जो करंट है वो हमारी तरफ जब आ रहा है, क्योंकि डॉट का मतलब है हमारी तरफ करंट की डायरेक्शन, तो हमारी तरफ जब करंट की डायरेक्शन होती है तब मैग्नेटिक नीडल कुछ इस तरीके से यहाँ पर प्लेस हो जाएगी, राइट। जो वाइट पार्ट है वो आगे रहता है और जो ब्लू पार्ट है वो पीछे रहता है, राइट। अब बी की अगर बात करें तो अब हमने करंट को अपोजिट कर दिया है। अब करंट जा रहा है अंदर की तरफ, तो करंट अंदर की तरफ जा रहा है तब मैग्नेटिक फील्ड जो हमें मिल रहा है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जो ब्लू पार्ट है वो नीचे और वाइट पार्ट ऊपर की तरफ। तो टोटली ऑपोजिट हो गया इससे। तो क्यों ऑपोजिट हो गया? क्योंकि हमने यहाँ पर करंट की जो डायरेक्शन है उसको ऑपोजिट कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पर सारी नीडल्स भी ऑपोजिट हो गई है, राइट। फिर थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमने जो आयंस है उसका पाउडर लिया है, राइट, और उसको उस जो वायर है उसके अराउंड रख दिया है, राइट। तो यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा, यहाँ पर जो डॉट है उसके हिसाब से करंट फ्लो हमारी तरफ आ रहा है करंट, राइट। तो जो आयन पाउडर है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, मतलब कि हमें अलग अलग लाइंस मिलेगी। तो ये अलग अलग लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, राइट, सिंपल। तो बेसिकली जब कभी भी कोई भी जो चार्जेस है वो मोशन करते हैं, मोशन में होते हैं,
तब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो सभी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, राइट। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि डॉट मतलब कि जो करंट है वो बाहर की तरफ मतलब कि हमारी तरफ आ रहा है, और क्रॉस मतलब कि करंट जा रहा है स्क्रीन के अंदर, राइट। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स, सोर्सेज एंड फील्ड्स। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो एक चार्ज था, चार्ज की वजह से जो फील्ड मिल रहा था उसकी फॉर्मूला तो वो था Q अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर हैट। अब यहाँ पर जो आर हैट है वो बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, राइट। तो फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पता चल जाता है। अब फील्ड से क्रिएट होने वाला जो फोर्स है उसकी अगर बात करें तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू जो चार्ज है, जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज इनटू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वेक्टर ई इज इक्वल टू, अब वैल्यूज़ रखे अंदर तो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4πε0 इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर हैट, राइट। तो यहाँ पर वो हो जाएगी फोर्स फॉर्मूला। तो वैसे ही यहाँ पर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी मिलेगा, राइट। मैग्नेटिक फील्ड तो वो कैसे मिलेगा? मैग्नेटिक फील्ड एक तो चार्जेस के मोशन के कारण मिलता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें चार्जेस जब स्टेशनरी रहेगा तब भी मिलेगा, बट मैग्नेटिक फील्ड तो हमें चार्जेस के मोशन के कारण ही मिलता है। तो जब कभी भी चार्जेस मोशन में होंगे तब हमें दोनों ही फील्ड मिलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड साथ ही मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो कंबाइन इफेक्ट है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, राइट। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस होने के कारण जो दूसरा चार्ज अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा तो वो फोर्स फील करेगा, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में भी अगर कोई चार्ज मोशन में होगा तो वो भी मैग्नेटिक फोर्स फील करेगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स की जो फॉर्मूला है वो लॉरेंट्ज ने दी है, उसको बोलेंगे हम लोग लॉरेंट्ज फोर्स। तो लॉरेंट्ज फोर्स बेसिकली एक कंबाइंड फोर्स फॉर्मूला है, और वो होती है यहाँ पर वेक्टर एफ इज इक्वल टू जो चार्ज फोर्स फील कर रहा है वो ब्रैकेट इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, प्लस वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, राइट। तो ये फॉर्मूला आ जाएगी। अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो Q इंटू ई, क्यू अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहाँ पर वो हो जाएगा F इलेक्ट्रिक, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस यहाँ पर ये चीज़ हमें रिप्रेजेंट करती है F मैग्नेटिक फोर्स को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की फॉर्मूला हो गई इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, राइट। तो यहाँ पर जो लॉरेंट्ज फोर्स है वो कौन से जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली Q V B E, राइट, सब पे डिपेंड करेगा। फिर जो यहाँ पर QVB है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फोर्स को, राइट। तो जब कभी भी यहाँ पर वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B की बात करें अगर, तो वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, तो यहाँ पर आ जाएगा VB साइन थीटा। अब VB साइन थीटा में अगर दोनों ही सेम डायरेक्शन में होंगे तो साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा, तो वहाँ पर तब मैग्नेटिक फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, राइट। तो जब वेलोसिटी और B दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो गए तब फोर्स ज़ीरो, तो क्या होना पड़ेगा? दोनों को एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना पड़ेगा, तब हमें कुछ फोर्स मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके लिए कंडीशन हो गई कि भाई पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो मान लीजिए कि बी की जो डायरेक्शन है वो जा रही है राइट हैंड साइड
और v की डायरेक्शन हमारी तरफ आ रही है, ये जो डायरेक्शन हमें यहाँ पर बताया है वो हमारी तरफ है। तो तीसरी बाकी रही ऊपर की डायरेक्शन, और वही डायरेक्शन हमें फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी, तो वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी, राइट। तो जो भी v और b से प्लेन बनेगा उसके परपेंडिकुलर जो भी डायरेक्शन होगा वो हमारे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ओके। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर दूसरी बार ज़ीरो कब होगा, जब यहाँ पर कोई भी चार्जेस मोशन में नहीं होगा। मतलब कि मान लीजिए कि v ज़ीरो है, तो v अगर ज़ीरो होगा तो वहाँ पर डायरेक्टली जो वेक्टर एफ एम है वो भी ज़ीरो आ जाएगा, राइट। तो इन चीज़ों पर बेसिकली ये डिपेंड करता है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए कि मैं सभी एक यूनिटी में लेता हूँ, जैसे कि पहले मैं क्यू चार्ज जो है उसको 1 कूलम लेता हूँ, फिर फोर्स जो है उसको 1 न्यूटन लेता हूँ, एंड फिर थर्ड जो है वो वी, राइट। तो वी को मैं लेता हूँ 1 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो जब ये सारी चीज़ मैंने 1 ली है, राइट, तो तब मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, क्योंकि अगर मैं फोर्स की फॉर्मूला लिखूं तो उसके हिसाब से फोर्स की फॉर्मूला क्या होगी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। अब मुझे क्या फाइंड करना है, तो B फाइंड करनी है, उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो B को सब्जेक्ट बनाएंगे, B इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू वी आ जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ में 1 1 1 सभी 1 है, तो 1 यहाँ पर क्या होगा, B का यूनिट होगा टेस्ला, राइट। अब ये टेस्ला कहाँ से आया, तो निकोला टेस्ला, उन साइंटिस्ट के नाम पर से टेस्ला जो यूनिट है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे मैग्नेटिक फील्ड का अगर यूनिट देखा जाए तो इस इक्वेशन के हिसाब से, मतलब कि ये जो इक्वेशन है उस इक्वेशन के हिसाब से वो हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन कूलम इंटू मीटर। ये मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, राइट। उसका दूसरा यूनिट है टेस्ला। तीसरा भी एक यूनिट है जिसको हम लोग गॉस बोलते हैं, गॉस भी एक साइंटिस्ट का नाम है, राइट। तो यहाँ पर गॉस भी उसका एक यूनिट है, टेस्ला भी यूनिट है। अब यहाँ पर कभी कभी गॉस से टेस्ला में हमें कन्वर्जन करना पड़ता है, तो 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला, राइट। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो हमारी जो फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन वो कौन से टर्म्स पे डिपेंडेंट है, तो पहले ये देख लो। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो है v और b पे डिपेंडेंट है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन से कैसे डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर दो एग्जांपल्स दिए हैं, वहाँ पर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, राइट। अब चार्जेस पे भी डिपेंडेंट है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, और चार्जेस की साइन पे भी डिपेंडेंट है। तो यहाँ पर दोनों में वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, फोर्स जा रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स हमें एक इस डायरेक्शन में मिल रहा है, मतलब कि हमारी तरफ मान लीजिए। तो पॉजिटिव में वो फोर्स डायरेक्शन अंदर की तरफ मिल रहा है, नेगेटिव में वो फोर्स हमारी तरफ है, तो पॉजिटिव में उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट वो फोर्स मिलने वाला है अंदर की तरफ, राइट। तो इन सारी बातों पे फोर्स की डायरेक्शन डिपेंडेंट है। फिर से जो चार्ज है उसकी साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, वेलोसिटी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यहाँ से कुछ भी एक चीज़ चेंज हो गई तो फोर्स की पूरी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर अलग अलग सिचुएशंस में जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके रेंजेस यहाँ पर दी गए हैं, जैसे कि सरफेस ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड 10⁸ इन टेस्ला। फिर कोई लैब में जो मैक्सिमम फील्ड मिलता है उसकी वैल्यू वो होती है 1। फिर एक नियर अ स्मॉल बार मैग्नेट, राइट,
10⁻²। फिर अर्थ की सरफेस पे कितना है, 10⁻5, राइट। ह्यूमन नर्व फाइबर 10⁻10 एंड इंटरस्टेलर स्पेस 10⁻12। नेक्स्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है, राइट, जिसकी लेंथ है L। तो L हमारे कंडक्टिंग वायर की लेंथ है। ओके, और उसी कंडक्टिंग वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है A, राइट, क्रॉस सेक्शन एरिया CSA लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर मान लीजिए कि जो स्मॉल n है वो है मूविंग चार्जेस। मूविंग चार्जेस नंबर डेंसिटी। अब नंबर डेंसिटी का मतलब क्या होगा, नंबर डेंसिटी मतलब कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है नंबर डेंसिटी का मतलब। अब मैं यहाँ पर टोटल जो चार्ज है, टोटल मूविंग चार्ज की वैल्यू है वो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूँ। तो टोटल चार्ज नंबर्स कितने होंगे, तो पहले तो ये यूनिट वॉल्यूम है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ Q इज इक्वल टू, अच्छा नंबर है तो कैपिटल N लिख लेते हैं, राइट, नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस। तो टोटल कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मूविंग चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, सिंपल। तो टोटल नंबर मिल जाएंगे। अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है एरिया इनटू लेंथ। तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस एन ए एल मिलेंगे, राइट। अब मैं यहाँ पर जो लॉरेंस फोर्स है उसकी यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा। तो लॉरेंस फोर्स की फॉर्मूला क्या है, बेसिकली वेक्टर एफ इज इक्वल टू स्मॉल क्यू था, ब्रैकेट वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, सिंपल फॉर्मूला थी। बट यहाँ पर हमें टोटल चार्ज लिखना है, राइट। तो टोटल चार्ज उसकी फार्मूला को अब मैं मॉडिफाई करूँगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगी Q एन ए, राइट, इनटू L। अब यहाँ पर कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो वहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी ऑब्वियसली, तो वेक्टर वी डी क्रॉस वेक्टर बी, राइट। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ है उसके हिसाब से एन क्यू वी डी उसको साथ में लिखेंगे और एरिया को थोड़ा साइड में लिखेंगे, राइट। तो अब वेक्टर एफ इज इक्वल टू एन क्यू वी डी, राइट, ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ पर जो ए है एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन होता है पर्टिकुलर, तो उस डायरेक्शन के हिसाब से ये फॉर्मूला होगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ, राइट। ये पूरी करंट डेंसिटी की फॉर्मूला है, करंट डेंसिटी इनटू एरिया इनटू लेंथ। यहाँ पर मैं एल लिखना भूल गया, यहाँ पर लेंथ भी आएगा, राइट। तो एन क्यू वी डी वो होगा वेक्टर जे, मतलब कि करंट डेंसिटी। तो क्रॉस वेक्टर बी मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल, राइट। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड फोर्स है, तो वेक्टर एफ इज इक्वल टू जे इंटू ए, मीन्स करंट डेंसिटी इंटू एरिया, इट गिव्स अस करंट आई। वेक्टर एल एज इट इज़ क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि अब लेंथ हमारी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, वेक्टर टर्म हो जाएगी। तो लेंथ एल जो कि जो हमने वायर लिया है उसकी लेंथ है, राइट। अब जो आई है वो पर्टिकुलर उसकी भी डायरेक्शन फिक्स होगी। तो यहाँ पर जो करंट है वो बेसिकली वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी है, एक तो लेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमारे पास जो भी वायर है उस वायर पे हम लोग छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स से स्टार्ट करेंगे और पूरा वायर का हम लोग फोर्स फाइंड करें
तो छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स सभी का यहाँ पर समेशन होता है, राइट। तो इज इक्वल टू वेक्टर एफ टोटल फोर्स ऑन दैट वायर इज इक्वल टू सिग्मा, कितने एलिमेंट्स हमने लिए, जे जितने, तो जे आएगा, फिर आएगा आई वेक्टर डी एल जे, राइट, क्रॉस वेक्टर बी, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि 200 ग्राम जो मास है और 1.5 मीटर लेंथ वाला एक वायर लिया है जिसमें से 2 एम्पियर जितना करंट फ्लो हो रहा है, राइट। तो उसका हॉरिजॉन्टल और जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है उसमें हवा में जब उसको लटका के रखते हैं तब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, राइट। तो ये चीज़ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा लग रहा है, हॉरिजॉन्टली, राइट। तो यहाँ पर जो भी फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, राइट। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो करंट है, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है और करंट है राइट हैंड साइड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, करंट राइट हैंड साइड, तो उस हिसाब से जो जो फोर्स लगेगा वो लगेगा ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर उस फोर्स की वजह से पूरा सिस्टम, पूरा वायर बैलेंस हो रहा है। तो F पहले तो वेट लिखते हैं, कितना है वेट mg उस वायर का, और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ करंट की वजह से और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, वो फोर्स फॉर्मूला F इज इक्वल टू बिल आएगा, BIL। अब यहाँ पर जो वायर है वो इक्विवेलेंट है, इक्विलिब्रियम है, तो दोनों ही फोर्स सेम होंगे तभी ये पॉसिबल है। तो mg इज इक्वल टू बिल, राइट। तो यहाँ पर अब सब्जेक्ट बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड को क्योंकि वही चीज़ हमें फाइंड करनी है, तो B इज इक्वल टू IL अपॉन mg, राइट। अब अंदर वैल्यूज़ रखेंगे, सबकी वैल्यूज़ दी गई हैं, तो पहले I कितना है, तो 2 एम्पियर इनटू L लेंथ, तो लेंथ यहाँ पर दिया गया है 1.5 मीटर, राइट। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इक्वेशन गलत लिख लिया, यहाँ पर पहले mg आएगा और फिर अपॉन IL आएगा, तो पहले mg अपॉन IL, राइट। तो पहले मास लिखेंगे, तो मास की वैल्यू कितनी है, B इज इक्वल टू मास, हमें यहाँ पर 200 ग्राम, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मिलेगा, इनटू G 9.8, राइट, अपॉन I करंट 2 एम्पियर एंड L लेंथ 1.5 मीटर। तो इसका कैलकुलेशन वो हमें मिलने वाला है B इज इक्वल टू 0.65 टेस्ला। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और उसकी यहाँ पर डायरेक्शन जो है, राइट, वो है बेसिकली अंदर की तरफ, राइट। अब डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वो कुछ इस तरीके से फाइंड करेंगे, जो हमारा अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन में प्लेस करेंगे और हमारी जो फिंगर्स है उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे तो नीचे की तरफ, मतलब कि वायर के नीचे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा। अगर ऊपर की तरफ हम लोग बात करें तो वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा जो कि हमारी तरफ आएगा, बट नीचे की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में if the magnetic field is parallel to the positive y-axis and the charged particle is moving along the positive x-axis as per figure, which way would he Lorentz force be for an electron negative charge और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो मान लीजिए कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव वाई एक्स के पैरेलल है, राइट, और जो चार्ज है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन और
दूसरा प्रोटॉन पर कौन सी डायरेक्शन में लॉरेंट्ज फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर फिगर भी दिया गया है, राइट। तो मान लीजिए कि जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी वो कौन सी एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, राइट। जब मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी अगर बात करें तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है। इसीलिए एक फॉर्मूला है जो कि वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b, तो वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b के ऊपर से हमें अगर राइट हैंड साइड थंब रूल अगर अप्लाई करें तो उसके हिसाब से हमें वेक्टर v क्रॉस वेक्टर b कौन सी डायरेक्शन में मिलेंगे, तो पॉजिटिव एक्सिस पॉजिटिव z डायरेक्शन में मिलने वाले हैं, राइट। तो इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, जब इलेक्ट्रॉन की हम लोग बात करेंगे तो वो हमें नेगेटिव z एक्सिस पे मिलेगा, और जब हम पॉजिटिव चार्ज मतलब कि प्रोटॉन की बात करें तो वो हमें पॉजिटिव z एक्सिस पे मिलेगा, राइट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, और वो पॉजिटिव चार्ज जब कभी भी मोशन में है वैसी कंडीशन में जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, तो वो जा रही है अंदर की तरफ क्योंकि क्रॉस है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रही है, और v वेलोसिटी के साथ जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ। तो जैसे ही वो एंटर होता है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से उस पर यहाँ पर वो खुद सर्कुलर मोशन स्टार्ट करना शुरू कर देता है। तो सर्कुलर मोशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है बेसिकली उस चार्ज की वजह से। उसकी वेलोसिटी तो v रहती है, बट अब हर एक पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, जिससे कि वो पार्टिकल सर्कुलरली मूव कर रहा है, राइट। अब यहाँ पर मैं अगर वर्क की कॉन्सेप्ट से अगर सोचूं तो यहाँ पर पार्टिकल की वजह से जो पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलरली तो उसका वर्क डन तो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है वहाँ पर उसका एंडिंग हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर टोटल वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो हमने फोर्स फॉर्मूला आगे लिखी थी, फोर्स की फॉर्मूला क्या थी लॉरेंट्ज के हिसाब से, तो वो थी वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू इंटू ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, राइट। ये फॉर्मूला थी। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से अब वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह फील मतलब कि वो रिएक्ट करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह। सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी ऑलवेज, तो वो ऑलवेज सेंटर की डायरेक्शन की तरफ होता है, राइट। तो यहाँ पर वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इसीलिए ये जो पार्टिकल है वो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में मूव करता ही रहेगा, राइट। अब वैसे ही अगर एक प्रोटॉन है और वो v वेलोसिटी से एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हुआ, तो वो क्या करेगा कि उसकी जो वेलोसिटी है उसके तो दो कंपोनेंट्स है, एक ऊपर की तरफ और एक इस डायरेक्शन में, मतलब कि जो कंपोनेंट्स है वो एक y एक्सिस में भी है और दूसरा कंपोनेंट z एक्सिस में भी है, राइट। और उसका प्रोपिगेशन वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है, तो तब उसका जो पाथ होगा वो कुछ हेलिकल होगा, इसको बोलते हैं हेलिकल पाथ। तो वहाँ पर मान लीजिए कि उस हेलिकल पाथ का जो रेडियस है वो हो रहा है r जितना, तो वहाँ पर कितना सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होगा, तो वो होगा mv² अपॉन r, राइट। और वो mv² अपॉन r को कौन इक्विलिब्रियम में लाएगा, तो वो होगा क्यू वी इंटू बी, क्यू वी बी लॉरेंट्ज फोर्स। तो यहाँ पर हम लोग इजीली जो ऑर्बिट है उसका रेडियस फाइंड कर सकते हैं, तो r इज इक्वल टू एम वी, राइट, वी वी कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए एम वी अपॉन क्यू बी बचेगा। तो यहाँ पर रेडियस मिल जाएगा जो भी हमारा हेलिकल पाथ है उसका। अब यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट
सर्कुलर मूव करता है उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से वेलोसिटी की फॉर्मूला v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा, राइट। अब वेलोसिटी की जो फॉर्मूला है वो बेसिकली हमारे पास ओमेगा की दूसरी फॉर्मूला है वो यहाँ पर रखेंगे। तो ओमेगा ओमेगा मतलब कि 2 पाई न्यू, न्यू मतलब कि फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उस हिसाब से अगर मैं ओमेगा रखूँ यहाँ पर तो क्या होगा, तो उसकी फॉर्मूला आ जाएगी Q इंटू बी अपॉन एम, राइट। क्योंकि हमने यहाँ पर जो v वेलोसिटी है उसका यहाँ पर फॉर्मूला रखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाला। तो उसको रखने के बाद ओमेगा को सब्जेक्ट किया तो वो हो जाएगा क्यू बी अपॉन एम। अब यहाँ पर जो भी हेलिकल मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो उसके कारण जो पीरियोडिक टाइम लगेगा, क्योंकि हर एक सर्कल कंप्लीट करने में पीरियोडिक टाइम लगेगा, तो वो पीरियोडिक टाइम की फॉर्मूला होगी टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, राइट। तो 2 पाई अपॉन ओमेगा। अब यहाँ पर जो पीरियोडिक टाइम है वो फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल में होती है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल इट गिव्स अस पीरियोडिक टाइम सिंपल, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका प्रोपेगेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब पार्टिकल का प्रोपेगेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो रहा है तो कंसेक्यूटिव जब वो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो उसने कुछ डिस्टेंस वहाँ पर कवर किया होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, राइट। वो जो डिस्टेंस है उसको हम लोग बोलते हैं पिच, राइट। दो सर्कल के बीच का डिस्टेंस, दो कंसेक्यूटिव सर्कल के बीच का डिस्टेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पिच। यहाँ पर पिच लिखा हुआ है, राइट। तो उसकी फॉर्मूला अब हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो पिच की फॉर्मूला तो वो उसको लिखेंगे P एज अ पिच। तो पिच वन टाइप ऑफ डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस मतलब कि v इंटू टाइम, मतलब स्पीड इंटू टाइम, इट गिव्स डिस्टेंस। तो यहाँ पर कौन सा v लेना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट या फिर पैरेलल कंपोनेंट। तो यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट लेना है v का, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा हमें प्रोपेगेशन के डायरेक्शन में, राइट। अब जो t है पीरियोडिक टाइम, उसकी यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं तो इज इक्वल टू 2 पाई m v पैरेलल, राइट, अपॉन q चार्ज इनटू मैग्नेटिक फील्ड b। तो यहाँ पर जो भी मोशन हो रहा है सर्कुलर, उसके प्रोजेक्शन की जो, मतलब कि रेडियस की जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग हेलिक्स का रेडियस बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास इज गिवन, चार्ज इज गिवन, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो यहाँ पर पहले एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है, राइट, जो कि परपेंडिकुलर है, और दूसरा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ स्पीड से आगे बढ़ रहा है, कौन सी, 3 इंटू 10⁷। तो यहाँ पर बेसिकली जो भी पाथ है इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करने वाला है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, और उसकी जो एनर्जी है उसको हमें किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है। ओके, तो पहले रेडियस की मैं फॉर्मूला लिखूँगा आर, हमने ये डिराइव की थी, आर इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी अपॉन चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अब सारी वैल्यूज अंदर रखनी है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻31, फिर वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 3 इंटू 10⁷, अपॉन चार्ज तो वो है 1.6 इंटू 10⁻⁹। फिर आता है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड वो दिया गया है 6 इंटू 10⁻⁴। अब ये सारी वैल्यूज़ को हमें कैलकुलेट करना है तो इज इक्वल टू
आंसर हमें मिलेगा 28.12 इंटू 10⁻² मीटर। उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर में वो होगा 28.12 सेंटीमीटर, राइट। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, तो फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू v अपॉन 2πr, राइट। वैल्यूज अंदर रखेंगे तो इज इक्वल टू 17 इंटू 10⁻6 अपॉन 2πr, तो यहाँ पर 1 अपॉन 2πr, राइट। तो 1 अपॉन 2πr, आर की हमने वैल्यू रखने के बाद 17 इंटू 10⁻6 सेकेंड इनवर्स मिलेगा, वेलोसिटी भी दी है, राइट। तो ये बेसिकली सेकेंड इनवर्स हमें मिला, वो एक्चुअली हर्ट्ज में हम लोग लिख सकते हैं 17 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। इसको हम लोग और अगर सिंप्लीफाई रेंज में लिखे हैं तो 17 मेगा हर्ट्ज लिखेंगे, राइट। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम लोग फाइंड करेंगे एनर्जी। अब यहाँ पर जो चार्ज है वो कुछ स्पीड से जा रहा है, तो स्पीड है तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला होगी हाफ mv², राइट। तो वैल्यूज़ रखेंगे, तो वैल्यूज़ के हिसाब से पहला है मास, तो हाफ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो वो है 9 इंटू 10⁻31। फिर वेलोसिटी ऑफ चार्ज वो कितना है 9 इंटू 10⁻14, राइट। तो यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली स्क्वायर ऑफ दिस वैल्यू है, राइट। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, पूरा कैलकुलेशन में यहाँ पर आंसर होगा 40.5 इंटू 10⁻17 जूल, राइट। अब इसको हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये जो भी फॉर्म वैल्यू है उसको एक तो 1.6 इंटू 10⁻19 से इंटू 10⁻3 से डिवाइड करना होगा। तो टोटल 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 10⁻3 से डिवाइड करना है, राइट। तो आफ्टर ऑल वी विल गेट इज इक्वल टू 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लास्ट में हमें ये आंसर मिलेगा जो कि एनर्जी है, एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, वेलोसिटी सिलेक्टर। ओके, तो यहाँ पर एक्सिस दिए गए हैं एक्स वाई एंड जेड, राइट। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही यहाँ पर प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन मतलब हमारी तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, राइट। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो चार्ज है क्यू चार्ज वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड है, और जो प्रोपेगेशन ऑफ चार्ज है वो है एक्स एक्सिस, राइट। तो उसके हिसाब से यहाँ पर फोर्सेस अलग अलग है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि वाई एक्सिस में मिल रहा है और मैग्नेटिक फोर्स जो कि नेगेटिव वाई एक्सिस में मिल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा, बट मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, और वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन नेगेटिव वाई डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मैं फिर से लॉरेंट्ज फोर्स की फॉर्मूला लिखूँगा, तो टोटल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो Q ब्रैकेट वेक्टर E प्लस वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, राइट। तो ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर Q को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो Q वेक्टर E प्लस Q ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, राइट। अब Q वेक्टर E दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर क्या मिलेगा, तो वेक्टर FE इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस यहाँ पर वेक्टर FB मैग्नेटिक फोर्स।
तो ये टोटल फोर्स हमें मिला। अब यहाँ पर मैं डायरेक्शन के साथ सभी फोर्स को लिखूँगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक फोर्स, तो वेक्टर एफ ई कौन सी डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन है क्यू। वेक्टर ई की डायरेक्शन, अब ई की डायरेक्शन कौन सी है, तो वो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो वो फॉर्मूला हो जाएगी क्यू ई जे हैट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में है। सिमिलरली वेक्टर एफ बी लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इक्वल टू क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, राइट, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो उसको हम लोग यहाँ पर अगर लिखें तो क्यू ब्रैकेट वी, अब वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आई हैट, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, तो वो डायरेक्शन है जेड, तो के हैट। तो आई हेड क्रॉस के हेड आ जाएगा, आई हेड क्रॉस के हेड वो होता है माइनस जे हेड, तो इज इक्वल टू क्यू, बट पहले हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू वी बी जे हेड। नेगेटिव वाई डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन होगी किसकी, वेक्टर एफ बी, मतलब कि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, राइट। अब यहाँ पर हम लोग उसको सिंप्लीफाई करें, मतलब कि ये और ये उनको हम लोग मेन इक्वेशन में यहाँ पर रखें, तो हमारा जो मेन इक्वेशन है वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो क्यू कॉमन, राइट, ब्रैकेट ई माइनस वी बी ब्रैकेट ओवर जे हैट, क्योंकि वाई डायरेक्शन में मिल रहा है और दोनों ही ऑपोजिट है, राइट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। हाँ, यहाँ पर दोनों ही फोर्स की जो वैल्यू है वो सेम है, बट दोनों ऑपोजिट है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो चार्ज है उस पर टोटल फोर्स अगर देखा जाए तो टोटल फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है बट ऑपोजिट है, राइट। तो अगर यहाँ पर ओवरऑल अगर वैल्यू ज़ीरो है तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू ई इज क्यू ई माइनस क्यू वी बी इज इक्वल टू ज़ीरो, राइट। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पर ऊपर लिखूँ तो क्यू ई इज इक्वल टू क्यू वी बी, तो क्यू क्यू कैंसिल, क्या बचा, v को सब्जेक्ट बनाएंगे तो v इज इक्वल टू ई बाय बी। तो ये एक नया रिलेशन मिला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू अपॉन मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके जो वेलोसिटी है वो एक तरीके से वेलोसिटी की जो चॉइस है उस पर डिपेंडेंट है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जैसा भी हो वो इफ़ेक्ट करेगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी पे, राइट। अब यहाँ पर जे थॉम्सन की मेथड को यूज़ करके हम लोग ई बाय एम मेथड को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कि चार्ज अपॉन मास, चार्ज वैल्यू अपॉन मास। तो इस मेथड का, इस प्रिंसिपल का उपयोग जो यूज़ है उसको करके हम लोग यहाँ पर मास स्पेक्ट्रोमीटर जो कि एक डिवाइस है उसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर बेसिकली क्या है, ई बाय एम फाइंड करने का एक डिवाइस है, सिंपल।